नमस्कार, न्यूज नाइट में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आरेंद्र। एसआईआर के मुद्दे पर संसद के मॉनसून सत्र के तीसरे सप्ताह में भी अभी गतिरोध बना हुआ है, जिसके चलते विधायी कामकाज लगातार बाधित हो रहा है। पक्ष विपक्ष के तर्कों के बीच आज राहुल गांधी ने प्रेस वार्ता करके चुनाव आयोग पर गंभीर आरोप लगाए हैं, जिसके बाद आयोग ने राहुल गांधी से सबूत मांगे हैं उनके आखिर जो आरोप उन्होंने लगाए। इस मुद्दे पर राजनीति भी गर्मा गई। क्या है पूरा मामला, इस खबर पर करेंगे आज न्यूज नाइट में हम विस्तार से चर्चा। गोलीबार उत्तराखंड के धराली में जारी बचाव और राहत अभियान की दिखाएंगे खबर। अमेरिका के टैरिफ के मुद्दे पर भारत का क्या है रुख और प्रधानमंत्री ने आज क्या दिया कड़ा संदेश। इसके अलावा भी होगी देश दुनिया की हर जरूरी और महत्वपूर्ण खबर। शुरुआत हेडलाइंस से। चुनाव आयोग ने मतदाता सूची पर राहुल गांधी के आरोपों को बताया बेबुनियाद। कहा शपथ पत्र पर हस्ताक्षर करके दे शिकायत। अगर अपने ही कहे पर विश्वास नहीं करते तो बेतुके निष्कर्ष निकालना करे बंद। देश के नागरिकों को ना करें गुमराह। राहुल गांधी के आरोपों पर बीजेपी का पलटवार। कहा ऐसे आरोप बेतुके। किसी बड़े नेता ने चुनाव आयोग पर आज तक ऐसे फर्जी आरोप नहीं लगाए। चुनाव आयोग को धमकाने पर भी राहुल पर साधा निशाना। कहा संवैधानिक संस्थाओं पर हमला उनकी आदत। अमेरिका के साथ टैरिफ विवाद के बीच पीएम मोदी का बड़ा बयान। कहा भारत अपने किसानों, पशुपालकों, मछुआरों के हितों के साथ नहीं करेगा कोई समझौता। व्यक्तिगत रूप से कीमत चुकाने को भी तैयार। संसद के दोनों सदनों में विपक्ष के हंगामे से कामकाज बाधित। दोपहर बाद हंगामे के बीच ही लोकसभा में मणिपुर गुड्स और सर्विस टैक्स से जुड़ा बिल हुआ पास। राज्यसभा में संक्षिप्त चर्चा के बाद तटीय पोत परिवहन बिल भी पारित। उपराष्ट्रपति चुनाव की अधिसूचना जारी। 21 अगस्त तक दाखिल होंगे नामांकन। एनडीए की बैठक में उपराष्ट्रपति उम्मीदवार तय करने के लिए पीएम मोदी और जेपी नड्डा अधिकृत। और आज की बड़ी खबर से करते हैं शुरुआत। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करके चुनाव आयोग पर कर्नाटक विधानसभा चुनाव में गड़बड़ी करने का आरोप लगाया, जिसके बाद चुनाव आयोग ने राहुल गांधी से सबूत मांगे हैं। राहुल गांधी के इन सवालों पर सरकार ने कहा कि राहुल गांधी झूठे आरोप लगाकर लोकतंत्र पर हमला कर रहे हैं। उधर बीजेपी ने भी राहुल गांधी के आरोपों को सिरे से खारिज किया और कहा कि जब कांग्रेस चुनाव में जीतती है तो चुनाव आयोग पर आरोप नहीं लगाती, लेकिन जब चुनाव हार जाती है तो आयोग पर अनर्गल आरोप लगाती नजर आती है। बीजेपी ने कहा कि अगर राहुल गांधी के आरोपों में दम है तो उन्हें कोर्ट जाना चाहिए। चुनाव आयोग पर राहुल का वार। बीजेपी ने किया पलटवार। राहुल के आरोपों को बीजेपी ने किया खारिज। चुनाव आयोग ने राहुल से मांगा शपथ पत्र। चुनाव आयोग और ईवीएम पर सवाल उठाते रहे विपक्ष की ओर से गुरुवार को राहुल गांधी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके चुनाव आयोग पर गंभीर आरोप लगाए। राहुल ने चुनाव की वोटर लिस्ट में अनियमितता से जुड़े कुछ मुद्दे उठाए और कहा कि कर्नाटक की महादेवपुरा विधानसभा सीट पर 1,250 वोटों की हेराफेरी हुई। हालांकि बीजेपी ने राहुल के आरोपों को खारिज करते हुए कहा कि आज तक किसी बड़े नेता ने चुनाव आयोग पर ऐसे फर्जी आरोप नहीं लगाए। दिस इज नॉट आवर डेटा, दिस इज ईसी डेटा एंड ईसी कह रहा है कि हम फ्री एंड फेयर इलेक्शन करा रहे हैं और उनके डेटा में एक असेंबली में 1,00,000 फेक वोटर्स हैं, फेक एड्रेसेस, डुप्लीकेट फॉर्म 6, अलग अलग तरीके। श्रीमान राहुल गांधी जी ने फिर से इलेक्शन कमीशन को प्रहार किया है और एक एनजीओ ने बनाया हुआ कुछ प्रेजेंटेशन को फिर से दोहराया है। वही पुराना बात को फिर से वो दोहरा रहे हैं। मकसद इलेक्शन कमीशन को अटैक करना था। राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में चुनाव आयोग के अधिकारियों को धमकाया और कहा कि उनकी सरकार आने पर वो उनके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। बीजेपी ने राहुल की ऐसी धमकी पर सवाल उठाए हैं। नाउ द इलेक्शन कमीशन हैज टू गिव अस दैट इंफॉर्मेशन, गिव द पीपल ऑफ इंडिया दैट इंफॉर्मेशन, बिकॉज इफ दे डोंट, देयर आर गोइंग टू बी कॉन्सिक्वेंसेस. There are going to be consequences for every single polling officer who's doing this. Doesn't matter how senior you are, how junior you are. One day, the opposition is going to come to power, and then you see what we do to you.
राहुल गांधी का फ्रस्ट्रेशन की ये चरम सीमा है। आज के शब्द क्या थे राहुल गांधी जी के? राहुल गांधी जी के शब्द थे, यदि मेरे प्रेस कॉन्फ्रेंस के ऊपर जवाब नहीं आया तो देयर विल बी सीरियस कॉन्सिक्वेंसेस, बहुत घातक परिणाम होंगे। क्या घातक परिणाम होंगे? उन्होंने यह भी जस्टिफाई किया कि ऐसा समय आ सकता है कि भविष्य में ऑपोजिशन का भी सरकार बना सकती है, तब चुन चुन कर एक एक अधिकारी को, वो कितना भी बड़ा क्यों ना हो, उसको छोड़ा नहीं जाएगा। ये किसकी भाषा है? ये एलओपी की भाषा है। बीजेपी का कहना है कि राहुल गांधी इस मामले में अभी तक कोर्ट क्यों नहीं गए। बीजेपी ने कहा कि कर्नाटक के चुनाव आयोग को कर्नाटक कांग्रेस के नेताओं को 8 अगस्त को इस मामले में चर्चा के लिए बुलाया था, लेकिन उससे पहले ही 7 अगस्त को राहुल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके आरोप लगा दिए। बीजेपी के मुताबिक महाराष्ट्र के चुनाव को लेकर जब नवंबर 2024 में पहली बार कांग्रेस ने आपत्ति की तो दिसंबर में ही चुनाव आयोग ने उन्हें पत्र लिखकर अपना पक्ष रखने को कहा था। बीजेपी का कहना है कि मतदाता सूची में किसी भी गड़बड़ी को दूर करने के लिए पार्टी के बीएलए को शिकायत करनी होती है। बीजेपी के मुताबिक महाराष्ट्र में कांग्रेस के 28,420 बीएलए हैं, फिर भी उनकी ओर से एक भी शिकायत नहीं की गई है। ये राहुल गांधी की खीज है, उनका गुस्सा है, क्योंकि हिंदुस्तान की जनता वोट क्यों नहीं देती। और राहुल गांधी आपके इस चाल चरित्र और आचरण पर देश जनता आपको और नहीं वोट देगी। और चिल्लाइए, लेकिन आप क्या बेशर्मी की सारी पराकाष्ठा पार कर गए हैं? क्या इलेक्शन कमीशन को फ्रॉड कर रहे हैं? और 14 से मोदी जी बार बार जीत रहे हैं, उसको भी आप फ्रॉड कह रहे हैं? क्या मतलब है इसका? तो आप देश की जनता का अपमान कर रहे हैं। राहुल गांधी जी को इलेक्शन कमीशन तो हमेशा बुला रहा है, लेकिन राहुल गांधी हाउस का काम बंद करने का काम कर रहा है, तो ये अच्छी बात नहीं है। राहुल गांधी से अनुरोध किया है कि वे मतदाता सूची में शामिल या हटाए गए व्यक्तियों के नाम, पार्ट नंबर और सीरियल नंबर के साथ एक हलफनामा जमा करें ताकि आवश्यक कार्रवाई शुरू की जा सके। हलफनामे में ये भी घोषणा करनी होगी कि दी गई जानकारी सही है और गलत जानकारी देने पर कानूनी कार्रवाई हो सकती है। पत्र में ये भी स्पष्ट किया गया है कि चुनाव परिणामों को केवल उच्च न्यायालय में चुनाव याचिका के माध्यम से चुनौती दी जा सकती है। देवेंद्र, अमरेंद्र और शैलेंद्र के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। तो इधर संसद में भी आज भी एसआईआर के मुद्दे पर गतिरोध बना रहा। विपक्षी हंगामे के चलते संसद में आज भी ज्यादा विधायी कामकाज नहीं देखने को मिला। विपक्षी दल जहां संसद में एसआईआर के मुद्दे पर चर्चा कराने की लगातार मांग पर अड़े हुए हैं, तो सरकार ने फिर से स्पष्ट किया है कि एसआईआर का मुद्दा सुप्रीम कोर्ट में विचाराधीन है, इसलिए नियम के अनुसार इस मुद्दे पर संसद में चर्चा नहीं हो सकती है। विपक्षी हंगामे के बीच बिहार में वोटर लिस्ट पुनरीक्षण की प्रक्रिया जारी है, जहां आम लोग तो अपनी आपत्तियां दर्ज करा रहे हैं, लेकिन राजनीतिक दलों की ओर से अभी तक कोई आपत्तियां दर्ज नहीं कराई गई हैं। बिहार में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण यानी एसआईआर पर लगातार राजनीतिक खींचतान जारी है। इसे लेकर संसद में कई दिनों से हंगामा जारी है। एसआईआर के खिलाफ विपक्ष संसद में चर्चा की मांग कर रहा है, तो संसद के बाहर भी प्रदर्शन कर रहा है। हालांकि बीजेपी नियमों के हवाले से साफ कर रही है कि इस पर चर्चा नहीं हो सकती। अलग अलग समय से अलग अलग नियमों के तहत चर्चा हुई है, तो साफ साफ यही आज प्रमाण हुआ कि ये सरकार चर्चा नहीं चाहती, कहती है चर्चा चाहती है, फिर विभिन्न तकनीकी कारणों को दर्शाते हुए कहती है कि चर्चा नहीं हो सकती। क्यों एसआईआर को हम पार्लियामेंट में चर्चा नहीं कर सकता है? इलेक्शन कमीशन को अगर हम यहाँ में घसीट के लेके आएंगे तो चुनाव कौन करवाएंगे? अगर भारत सरकार ने चुनाव सुधार का कोई कानून बना रहा है तो फिर हम चर्चा कर सकते हैं। ये चुनाव सुधार का कानून से कोई संबंधित नहीं है। वहीं आरजेडी इस मामले में काफी मुखर है। हालांकि 2 वोटर आईडी रखने पर तेजस्वी यादव को चुनाव आयोग नोटिस जारी कर चुका है। तेजस्वी का कहना है कि चुनाव आयोग की गलती है। आरजेडी का कहना है कि एसआईआर एक अलोकतांत्रिक प्रक्रिया है, जबकि बिहार की सत्ताधारी जेडीयू ने आरजेडी पर पलटवार करते हुए कहा कि जमीनी तौर पर बिहार में ये कोई मुद्दा नहीं है। कई जो मृत पाए गए हैं उनका भी नाम पाया जा रहा है, और जिनकी मृत्यु नहीं हुई है उनका नाम जो हटा दिया गया, मृत में पाया गया है। कई लोग जो पलायन भी नहीं किए हैं,
दूसरे विधानसभा का भी वोटर नहीं बने हैं, उनका भी नाम काट दिया गया है। तो ये पूरी तरीके से फर्जीवाड़ा जो है हुई है और आगे कोर्ट में जो है हम लोग जो है एविडेंस हम लोग रखेंगे। बिहार में एसआईआर का काम बहुत बढ़िया तरीके से इलेक्शन कमीशन ने किया है। 93% लोगों ने अप्लाई किया है और उसको स्पष्ट कहा गया 1 महीने का टाइम देकर, आपको किसी नाम पर ऑब्जेक्शन है तो आ करके आप लिख करके दे दी। आज तक कोई ऑब्जेक्शन देके नहीं गया था और क्या होगा। वहीं चुनाव आयोग ने फिर कहा है कि अभी तक एक भी राजनीतिक दल ने मतदाता सूची में त्रुटियों को लेकर आपत्ति नहीं जताई है। चुनाव आयोग बार बार कह रहा है कि बिहार की अंतिम मतदाता सूची में कोई भी योग्य मतदाता छूटने न पाए और कोई भी अयोग्य मतदाता जुड़ने न पाए। बिहार में एसआईआर पर लगातार जारी राजनीतिक बवाल के बीच बंगाल में भी इसको लेकर विवाद शुरू हो गया है। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने इसे एनआरसी की साजिश बताते हुए बंगालियों को गैर कानूनी घुसपैठिया बताकर उनकी नागरिकता छीनने की कोशिश करार दिया है। हालांकि बीजेपी का कहना है कि अगर ममता बनर्जी को लगता है कि वो अवैध वोटों, रोहिंग्या, बांग्लादेशी और जिहादियों के सहारे चौथी बार सत्ता में लौट आएंगी तो वो भूल कर रही हैं। And it has to operate remaining in the ambit of India's constitution. Well, when you ask me about election commission, yesterday I saw there has been a residential certificate issued under the name of Donald Trump. डर है ये सारे फर्जी वोटर, ये घुसपैठियों का नाम अगर बाहर चले जाएगा तो उसका क्या होगा। यही वो ममता बनर्जी था जो एक दिन घुसपैठियों का लिस्ट फेंक दिया था स्पीकर के टेबल पे और रोते हुए पार्लियामेंट छोड़कर चली गई थी। तो आज तक सत्ता में आने के बाद कभी घुसपैठ का नाम बोला, नाम लिया उन्होंने, कोई घुसपैठियों का लिस्ट दिया। तो भारत पश्चिम बंगाल की पूरे जनता ममता जी को एक्सेप्ट किया, टेस्ट किया, अभी रिजेक्ट कर रहे हैं। बीजेपी की ओर से पश्चिम बंगाल में मतदाता सूची का विशेष पुनरीक्षण कराने की मांग की गई है। बीजेपी ने इस सिलसिले में चुनाव आयोग से भी मुलाकात की है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। तो बिहार में मौजूदा वक्त में चल रहा बिहार एसआईआर का पूरा मसला हो या फिर इससे पहले के चुनाव में धांधली का आरोप लगाने को लेकर राहुल गांधी लगातार मुखर रहे और आज भी उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस इसी पे केंद्रित नजर आई। इसी महत्वपूर्ण विषय पे हम करेंगे चर्चा। इससे जुड़ा है आज का हमारा विशेष, राहुल का बम, कितने सबूत कितना भ्रम। क्योंकि उन्होंने कहा था कि वो एटम बम फोड़ेंगे और सब मर जाएंगे, क्योंकि बहुत बड़ा खुलासा करने की उन्होंने बात की थी। लेकिन उनके इस पूरे बम में कितने सबूत है, कितना भ्रम है, ये देखना और इसका परीक्षण होना अभी बाकी है। इस विषय पे बात करने के लिए खास मेहमानों का पैनल मेरे साथ मौजूद, उनका परिचय आपसे कराते हैं। आरपी सिंह जी, प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के, इसके अलावा ऋषि शंकर मिश्रा, पॉलिटिकल एनालिस्ट, कांग्रेस के समर्थक, और वरिष्ठ पत्रकार शेखर अय्यर जी। आप तीनों को बहुत बहुत स्वागत है। ऋषि जी, शुरुआत आपसे, क्योंकि बहुत गंभीर आरोप अपनी तरफ से बताए गए सबूतों के आधार पर राहुल जी ने लगाए हैं। आज मेरा पॉइंटेड सवाल है, क्योंकि इसका जवाब अभी आया नहीं पब्लिक डोमेन में, इसलिए मैं आपसे पूछ रहा हूं, क्या राहुल गांधी या कांग्रेस पार्टी कल कर्नाटक के चुनाव आयोग के ऑफिस जाएगी इन सबूतों के साथ में? और दूसरा पॉइंटेड सवाल कि क्या कोर्ट जाने की तैयारी में है कांग्रेस पार्टी, राहुल गांधी इन सबूतों के साथ में? देखिए, राहुल गांधी जी ने जो आरोप लगाए हैं चुनाव आयोग के क्रेडिबिलिटी को लेकर, तो उस पर चुनाव आयोग को जवाब देना चाहिए। देखिए, एक बात आप भी मानते हैं, तमाम पैनलिस्ट मानते हैं कि चुनाव आयोग संवैधानिक संस्था है जिसकी जिम्मेवारी है निष्पक्ष चुनाव कराने की जिम्मेवारी चुनाव आयोग की होती है। लेकिन कुछ दिनों से ऐसा देखा जा रहा है कि चुनाव आयोग पे ऋषि जी, मेरा बिल्कुल मंतव्य नहीं था कि मैं आपको शुरुआत में टोकूं, लेकिन आपने जो बात कही, मैं क्योंकि उसको थोड़ा सा करेक्ट कर दूं कि उनकी जिम्मेदारी है, आप ठीक कह रहे हैं। लेकिन जो मेरा सवाल था वो ये था कि जो सबूत है राहुल जी के पास, क्योंकि चुनाव आयोग ने सबूत ही मांगे हैं उनसे एफिडेविट के साथ में, तो क्या वो सबूत देंगे जिसके आधार पे वो जांच करेंगे? मेरा सवाल ये है। आज राहुल गांधी ने बजाते प्रेस कॉन्फ्रेंस करके डाटा के साथ सबूत रखे हैं, उन सवालों का जवाब चुनाव आयोग को देना चाहिए। मैं एक बात आपको बता देता हूं, आदित्य श्रीवास्तव नाम का एक व्यक्ति है जो उत्तर प्रदेश में भी वोट करता है, महाराष्ट्र में भी वोट करता है, कर्नाटका में भी वोट करता है,
एक ही पते पे 67 लोगों का वोटर अच्छा, ID आपने का आदित्य मतलब श्रीवास्तव का नाम लिया तो मुझे देखिए फिर रोकना पड़ रहा है। आदित्य श्रीवास्तव को अभी यही लेकर है। चुनाव आयोग के माध्यम से क्लैरिफिकेशन काम आया है बीजेपी कि वो का है। कर्नाटक में वोटर हैं, उत्तर प्रदेश में वो वोटर नहीं है। ये चुनाव आयोग का स्पष्टीकरण आया है, क्योंकि आपने आदित्य श्रीवास्तव का नाम लिया, मैं इसलिए कह रहा हूं, मतलब वो तथ्य झूठा पाया गया, तो इसीलिए चुनाव आयोग कह रहा है कि जो भी सबूत है आप दे दीजिए, उस पर जांच हो जाएगी। फिर वो आदित्य श्रीवास्तव उत्तर प्रदेश में कैसे वोट किया? नहीं किया। वो आदित्य श्रीवास्तव महाराष्ट्र में वोट कैसे किया? नहीं किया। और अगर किया है तो ये प्रूफ ही तो मांग रहा है। चुनाव आयोग सिर्फ कह देने से नहीं होगा ना। चुनाव आयोग तो सर राहुल गांधी जी के कह देने से नहीं होगा ना, प्रूफ देने से होगा सर। चुनाव आयोग ऋषि जी आप हम या कोई भी व्यक्ति कुछ भी कह दे बिना सबूत के, तो उससे नहीं होगा ना सर। मैं सिर्फ आपसे पॉइंटेड सवाल पूछ रहा हूं कि क्या जो सबूत राहुल जी के पास, कांग्रेस के पास हैं, क्या वो चुनाव आयोग को देंगे, कोर्ट को देंगे? मैं सिर्फ ये पॉइंटेड सवाल पूछ रहा हूं आपसे। देखिए 2 मिनट मुझे तो बोलने दीजिए कंटिन्यू, उसके बाद जितने पूरक सवाल होंगे सर समय की सीमा होती है सर, इसलिए आपसे मैं पॉइंटेड सवाल का जवाब चाहता हूं। 30 सेकंड तो कम से कम हमें बोलने दीजिएगा, हमारे ऐसे छोटे लोग। बोलिए। हाँ, यदि राहुल गांधी ने जो आरोप लगाए हैं आदित्य श्रीवास्तव को लेकर, यदि राहुल गांधी गलत है तो चुनाव आयोग उसको लेकर प्रूफ रख दे कि चुनाव आयोग आदित्य श्रीवास्तव ने सिर्फ कर्नाटक में वो वोट किया है, महाराष्ट्र में नहीं किया है। इसका चुनाव आयोग संवैधानिक संस्था, राहुल गांधी संवैधानिक संस्था नहीं है। राहुल गांधी ने आरोप लगाया है, यदि गलत होंगे तो राहुल गांधी जेल जाएंगे। चुनाव आयोग को ऑथेंटिक प्रूफ ठीक है। आरपी सिंह जी, अगर राहुल गांधी आरोप लगा रहे हैं तो चुनाव आयोग प्रूफ कर दे, और अगर राहुल गांधी गलत होंगे तो वो जेल जाएंगे। आरपी सिंह जी, कई ऐसे सवाल, ठीक है। हाँ ठीक है ऋषि जी, ठीक है। मेरा सवाल का जवाब नहीं मिला, बट फिर भी अभी बाकी मेहमानों को भी जोड़ना। आरपी सिंह जी, अरे आपका सवाल का जवाब चुनाव आयोग देगा कि आरपी सिंह कैसे देंगे? सर चुनाव आयोग ने दे दिया। आदित्य श्रीवास्तव ने वोट, आदित्य श्रीवास्तव का वोट उत्तर प्रदेश में नहीं है, उन्होंने प्रूफ करके उन्होंने स्पष्टीकरण दे दिया। राहुल गांधी क्या प्रूफ देंगे या नहीं देंगे, खैर छोड़िए, वन ऑन वन बहस में नहीं पड़ते। आरपी सिंह जी, मैं वही बता रहा हूं जो चुनाव आयोग ने जवाब दिया है, मेरा जवाब नहीं है। चुनाव आयोग ने लिखा है राहुल गांधी जो कह रहे हैं वह मिसलीडिंग है, वह भ्रमक है, वह लोगों को दिखाने के लिए है। ये वर्ड, उसका अर्थ जो मर्जी का वर्ड अंग्रेजी का से ठोका नहीं, मैंने अंग्रेजी का शब्द यूज किया, मिसलीडिंग। अब इसके बाद तो कोई बात रहेगी नहीं। अगर अब इसके बाद कांग्रेस को कहना तो चुनाव आयोग ने कहा कि आप शपथ पत्र पर आकर अपनी बात कह दीजिए, परंतु इस सारे के पीछे मूल बात पे जाएं, इसकी जड़ मैं आपको बताता हूँ आज। और एक वीडियो, छोटा सा वीडियो दिखा रहा हूँ। आपके बच्चे स्कूल जाते हैं? माफी, बैटरी खत्म हो गया, इससे स्पष्ट हो जाएगा। कैसा स्कूल है? प्राइवेट स्कूल है? सरकारी है। उसमें पढ़ाई अच्छी होती है? मतलब अब तो इंटर में चले, सरकारी में पहले से बहुत अच्छी बेहतर है। हाँ, पहले से बेहतर है। क्या क्या सीखते हैं उसमें? कंप्यूटर भी है लोगों के लिए। अरे भाई आज के सब्जेक्ट में बोलिए ना। देखिए आप इनको समय दे रहे हैं, ये सब्जेक्ट से अलग कुछ दिखा रहे हैं, तो इनको आप समय दे रहे हैं बोलने। ठीक है। आरपी सिंह जी, आवाज बहुत बेहतरीन से नहीं आ रही, अपना पॉइंट रख दीजिए कि इस वीडियो में क्या है। ऋषि जी, बहुत आपसे मैंने बात कर ली, मैं आपके पास फिर आऊंगा। बाकी मेहमान भी है, पैनल में होने का थोड़ा धैर्य रखिए, ठीक है। हाँ आरपी सिंह जी, पॉइंट क्या कीजिए, आवाज बहुत बेहतरीन से नहीं आ रही। इलेक्शन कमीशन का उत्तर सुनाया, मेरा उत्तर नहीं था वो। ठीक है आरपी सिंह जी, हाँ, जो कह रहे हैं मिसलीडिंग है, थोड़ा कान के अंदर मशीन नहीं लगाइए, सुनने की क्षमता रखिएगा। दूसरी बात, नहीं मशीन जो राहुल गांधी पूछ रहे हैं बिहार के अंदर एक महिला से कि पढ़ाई अच्छी है, बहुत अच्छी है, अंग्रेजी पढ़ाई जाती है, साइकिल भी मिलती है, कंप्यूटर भी है। ये है दिक्कत। उनको पता है बिहार चुनाव बुरी तरह हारने वाले हैं जी। 99 के बाद 100वां चुनाव भी हारने वाले हैं वो। अब उसका झेम कैसे मिटाएं? उसकी झेम मिटाने के लिए अब एक नया नैरेटिव खड़ा करो। अब ईसी इलेक्शन कमीशन का झेप वोटर मशीन पे नहीं है, ईवीएम पे नहीं है, अब झेप है कि नहीं, चुनाव आयोग की सारे प्रोसेस में गड़बड़ है। आरपी सिंह जी, लेकिन आरपी सिंह जी, आरोप ये है, वो जो जितने सारे दस्तावेज लेकर आए थे राहुल गांधी आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में, वो बीजेपी पे आरोप लगा रहे हैं कि आप लोग चुनाव आयोग से मिलके वोटों की चोरी कर रहे हैं। वो आप पे भी सीधा आरोप लगा रहे हैं। तो चुनाव आयोग ने, हम तो कह रहे हैं कि वो, मैं तो उत्तर दे दिया, आपको कारण बता दिया, और चुनाव आयोग का उत्तर भी बता दिया। चुनाव आयोग ने स्पष्टता से कहा है कि राहुल गांधी जो कह रहे हैं वह लोगों को भरमा रहे हैं, मिसलीडिंग है, वर्ड यूज किया है कि इट इज मिसलीडिंग। अब इसके बाद अगर इनको राहुल गांधी को लगता है तो वो चुनाव आयोग के खिलाफ मानहानि का मामला डाल देना। क्यों डालते मानहानि का मामला? ठीक है।
तो स्पष्ट हो जाएगा बात। असल ठीक है, में क्या स्पष्टता कि- जी ठीक है। ऋषि जी एक सेकंड, बाकी पैनल भी, बाकी लोग भी, मैं आ रहा हूं आपके पास। मैंने आपसे ही शुरुआत करी थी। वरिष्ठ पत्रकार शेखर अय्यर जी हमारे साथ है। शेखर जी, सवाल यह है कि राहुल गांधी कांग्रेस पार्टी कुछ सबूतों के साथ आरोप की बात करती है, लेकिन उसकी सत्यता प्रमाणिक होने का पैमाना क्या होगा? क्या अगर वो कोर्ट सबूत नहीं पेश करेंगे आयोग में या कोर्ट में, तो उसकी सत्यता कैसे होगी? ये तो फिर पब्लिक डोमेन में परसेप्शन बनाने तक सीमित रह जाएगा। शेखर जी। अरिंद्र जी, एक प्रक्रिया है जहां आपको इलेक्शन लग रहा है कि फ्री एंड फेयर नहीं हुआ है। एक प्रक्रिया है, रिजल्ट डिक्लेयर होने के 45 दिन के अंदर आपको इलेक्शन पिटीशन फाइल करना है। अब अगर बेंगलुरु सेंट्रल की बात हो रही है, लोकसभा चुनाव क्षेत्र की, तो 45 दिन के अंदर तो इस तरह का कोई एलिगेशन ना हुआ, तब कोई कंप्लेन किया। उसके बाद आज जो चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर कर्नाटका के, वो उन्होंने जो जारी किया है, उनकी जो एक नोटिस दिया राहुल गांधी को, ठीक है, ये एलिगेशन आप एक एफिडेविट के माध्यम से फाइल कीजिए और जिम्मेदारी लीजिए। अब कल क्या है, इन्होंने समय मांगा था, कल बेंगलोर जा रहे हैं, वो समय देंगे। तो आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस के उसके तुरंत बाद कर्नाटका के चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर ने नोटिस देके कहा कि आप एफिडेविट देकर ये कीजिए। एफिडेविट का मतलब है पीपल रिप्रेजेंटेशन एक्ट के अंदर कोई एफिडेविट अगर गलत निकला तो उस पर सजा होगी, क्योंकि आप झूठ अगर आपकी जो एलिगेशन झूठ स्थापित हुई तो फिर आपको जिम्मेदारी लेनी पड़ी। अब क्या हो रहा है कि दूसरी चीज हो रहा है। देखिए, आज कर्नाटका जो आपने वो फिगर भी बताया कि जब जनवरी में इलेक्टोरल रोल का पब्लिश हुआ था, तब भी कोई बूथ लेवल के तरफ से, कांग्रेस की भी है, वहां पे किसी ने कंप्लेंट नहीं किया कि फलाना जो महादेवपुरा जो असेंबली सेगमेंट है, जहां ये 1 लाख वोटर की चोरी की बात हो रही है, वोट की चोरी बात हो रही है, वहां भी कोई कंप्लेंट नहीं है। इसके बाद आप कह रहे हैं कि कांग्रेस की तरफ से एक रिसर्च हुआ, कांग्रेस की तरफ से रिसर्च हुआ, जिस रिसर्च में इस तरह की नतीजा आया है कि चोरी हुई है। अब बताइए कि देखिए, इस मामले को केवल एलिगेशन काउंटर एलिगेशन से मामला नहीं है, ये कोई कांग्रेस और इलेक्शन कमीशन का बात नहीं है। देखिए, ये एक प्रक्रिया है, उस प्रक्रिया से आपने आपके जो डिफीटेड कैंडिडेट है मंसूर खान, उन्होंने तो पीसी मोहन का जो इलेक्शन डिक्लेयर हुआ वहां से, जो बीजेपी के कैंडिडेट, उनके खिलाफ तो आपने इलेक्शन पिटीशन नहीं फाइल किया कर्नाटक हाई कोर्ट में। उस पीरियड तो चला गया, और इलेक्शन मामले में 45 डेज जो लिमिटेशन है, उस लिमिटेशन को पार नहीं कर सकते। ठीक बात है। अब जाके ना एफिडेविट फाइल करेंगे तो केवल एलिगेशन करते जाएंगे। बिल्कुल, केवल एलिगेशन से बात नहीं पड़ेगी। ऋषि शंकर जी, आपने इस बात को कहा था, राहुल गांधी एक संवैधानिक संस्था या उस प्रकार की पोस्ट पे बैठे हुए हैं, ये बहुत सही बात है और बहुत जिम्मेदारी वाली बात है। तो जो संवैधानिक व्यवस्थाएं, प्रक्रियाएं, कानून, नियम, तमाम व्यवस्थाएं बनी हैं, उसी के तहत तो वो आगे बढ़ेंगे ना। जो वो आरोप लगा रहे हैं, क्या वो सबूत देंगे? क्या वो कोर्ट जाएंगे? मैं फिर आपसे पूछ रहा हूं, खाली एलिगेशन लगाना नहीं। चुनाव आयोग ने कह दिया कि साहब ये अनर्गल आरोप है आपके, आप सबूत दीजिए एफिडेविट के साथ। राहुल गांधी क्या करेंगे या नहीं करेंगे, ये कांग्रेस का अपना स्टैंड है, राहुल गांधी का अपना स्टैंड है, वो कल आपको पता चल जाएगा। लेकिन चुनाव आयोग कितना इंटेंसिव काम कर रहा है, मैं उसका 2 एग्जाम्पल देता हूं आपको, और थोड़ा धैर्य से सुनिएगा, बीच में टोकिएगा नहीं। गिरिराज सिंह केंद्रीय मंत्री हैं, बड़े नेता हैं, बिहार भाजपा के बड़े नेता हैं, सेंट्रल नेता हैं, उनके भतीजे की मौत कुछ दिन पहले हो गई, और बेचारे चुनाव आयोग इतने इंटेंसिव काम कर रहे हैं, इतने ईमानदारी, इतने गंभीरता से काम कर रहे हैं, मरे हुए आदमी का भी वोटर लिस्ट में नाम जोड़ दिया। नंबर 1। नंबर 2, बेचारे ट्रंप साहब उधर टैरिफ पे टैरिफ लगा रहे हैं, और खबर ये आ रही है कि बिहार के समस्तीपुर से ट्रंप चुनाव लड़ने जा रहे हैं, वोटर लिस्ट में ट्रंप साहब का नाम जोड़ दिया गया। इतने इंटेंसिव चुनाव आयोग काम कर रहा है, वाह, ऐसे चुनाव आयोग को तो सैल्यूट है। ठीक है, आप अभी भी उसी आरोप पे कायम है। आरपी सिंह जी, सवाल ये है कि चुनाव आयोग की प्रक्रिया को लेकर जो अभी भी इतना बड़ा एक पूरा एसआईआर की प्रक्रिया चल रही है, उसमें भी गलतियां, कमियां, खामियां दिखाई पड़ रही हैं, इसलिए सरकार से सवाल होता है। आरपी सिंह जी, देखिए, अभी वह प्रोसेस पूरा नहीं हुआ, ड्राफ्ट आए हैं, प्रोसेस पूरा नहीं। ऋषि जी देखिए, इतना सम्मान दिखाइए पैनल में बैठने के बाद, इतना धैर्य दिखाइए। कोई नहीं, प्लीज ऋषि जी, ये गलत बात है, ये आपका व्यवहार बिल्कुल ही गलत है। कोई दूसरा बोल रहा है तो सुनिए, वो आपको सुन रहे थे, आप उनको सुनिए, मैं आपके पास फिर आऊंगा। प्लीज आरपी सिंह जी, अपनी बात करें आप। और आरजेडी, कांग्रेस, हमारी पार्टी जेडीयू, कोई भी जाकर अपनी एप्लीकेशन लगा सकता है। आज 4-5 दिन हो गए, 6 दिन हो गए,
अब तक तो किसी ने कोई एप्लीकेशन लगाई नहीं, लगानी चाहिए ना, कोई ये गलत हुआ है उसके ऊपर जाकर अपनी शिकायत दर्ज करिए, एक भी शिकायत दर्ज नहीं करी। दिक्कत ये है कि जब तेलंगाना के अंदर 22 लाख वोट डिलीट हुए तो इनके नेता रेवंत रेड्डी ताड़ी बजाकर कह रहे थे बहुत अच्छा किया इलेक्शन कमीशन ने 22 लाख वोट काट दिए। क्यों? उनको सूट करता था, बीआरएस से इलेक्शन लड़ रहे थे। ऐसे ही अभी ओवैसी साहब इलेक्शन लड़े थे पार्लियामेंट का, कोई 5,48,000 वोट कटे जी, ओवैसी साहब इलेक्शन जीत गए उसके बावजूद भी। तो क्या कि इनको दिक्कत यह है कि इलेक्शन कमीशन क्यों अपना काम कर रहा है, और अगर जो ये कह रहे हैं आज इनकी बात अगर मैं मान भी लो कर्नाटक वाली बात सच भी हो जी, तो उल्टा इनको और मांग करनी चाहिए कि एसआईआर के माध्यम से पूरे देश में द्वारा ढंग से रिवीजन होना चाहिए। कहीं कहीं गड़बड़ है उसको ठीक करने का मौका है ये। हम तो चुनाव प्रक्रिया को ठीक करने के पक्ष में है, तो इनको ये सब करना नहीं। इनके हिसाब से माई वे है या हाईवे, जो मैंने कह दिया। अब इनके अगर हिम्मत है चाहे तो इलेक्शन कमीशन के खिलाफ डिफेमेशन का, मानहानि का मुकदमा लगाए। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी जो कह रहे हैं टोका नहीं। ऋषि जी देखिए फिर आप वही काम कर रहे हैं। क्यों आप मजबूर करते हैं कि किसी पैनलिस्ट को ऐसा कहना पड़े आपको? क्यों आप ऐसा करते हैं? आप लगातार बोल रहे हैं, सुनिए धैर्य से, मैं आप फिर आऊंगा आपके पास में। जी आरपी जी, अपनी बात पूरी करें। कि सच चुपता है और सच के आगे टिकता नहीं आदमी, इसलिए बार बार बीच में बोलते हैं। दिक्कत यह है कि जो इलेक्शन कमीशन है उसने स्पष्टता से कह दिया मिसलीडिंग। राहुल गांधी में अगर थोड़ी भी गैरत होगी तो इलेक्शन कमीशन के खिलाफ मुकदमा लगाएंगे, नहीं तो शपथ पत्र पर वह अपनी बात इलेक्शन कमीशन के सामने रखेंगे। ठीक है शेखर अय्यर जी, सवाल यह है कि अगर कमियां खामियां राहुल गांधी के सबूत जो वो पेश कर रहे हैं, अगर उसमें ऐसी स्थितियां हैं कम या ज्यादा, वो एक जांच का विषय है, तो इसीलिए तो एसआईआर है। तो इसके लिए तो विपक्ष को और आगे आना चाहिए और उस पूरी प्रक्रिया में प्रोएक्टिवली उसमें पार्टिसिपेट करना चाहिए। शेखर जी। हरेंद्र जी, मुझे नहीं लगता अभी कांग्रेस की स्ट्रेटेजी जिस बात को लेकर नहीं है, उनको पहले ईवीएम पे निशाना था, अब ईवीएम वाला आगे नहीं बढ़ा मामला, और बाकी ऑपोजिशन पार्टीज भी सपोर्ट नहीं कर रहे, तो उनको लगा कि भाई ये स्ट्रेटेजी लाए। इसका मतलब जब तक कांग्रेस नहीं जीतेगी तब तक ईवीएम से लेकर अभी वोट चोरी की बात आ गई है। अब देखिए ये बात गंभीर बात है, क्योंकि आप चुनाव प्रक्रिया को एक प्रकार से बदलाव कर रहे हैं। कल आने वाले चुनाव में हो सकता है कांग्रेस जीत जाए। मतलब इस तरह संस्थाओं को डैमेज करना, मैं तो ये कह रहा हूं भाई जो एलिगेशन आपका एक प्रक्रिया है, आप एफिडेविट फाइल किए, आगे ले जाइए, इसको कानूनी तौर पर ले जाइए। केवल एलिगेशन करके पूरा ये दे दो, वो दे दो, सीसीटीवी दे दो, मतलब ऐसा नहीं होता। देखिए आप संस्था को कमजोर करेंगे, आज बीजेपी सत्ता पे, कल और कोई पार्टी आएगा, कल आप ही आ सकते हैं जी, लेकिन संस्था को डैमेज कर देंगे, वो डेमोक्रेसी को डैमेज करेगा। ये बहुत बड़ी गंभीर बात है, ये इसको हर पार्टी को याद रखना है। इसमें बिल्कुल हर पार्टी को याद रखना होगा। ऋषि जी, सवाल ये है, राहुल गांधी अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये भी कहते हैं कि अगर कभी जब वो सत्ता में आएंगे, उनका दल सत्ता में आएंगे, तो उसके बाद में तमाम जो अधिकारी चुनाव आयोग के हैं उनको एक तरीके से धमकी भरे लहजे में वो कहते हैं छोड़ा नहीं जाएगा, और वो पहले भी ऐसा कह चुके हैं। संवैधानिक संस्थाओं में बैठे हुए लोग जो आज काम कर रहे हैं उनको इस प्रकार की धमकी भरी भाषा में कहना, क्या ये उचित है? अय्यर साहब बहुत विद्वान पत्रकार हैं जी। अय्यर साहब को यह भी मालूम होना चाहिए कि इसी पार्टी के नेता जेवीएल नरसिम्हा ने इस ईवीएम को लेकर और ईवीएम धांधली को लेकर किताब लिखा था, जिसका प्रस्तावना लाल कृष्ण आडवाणी ने लिखा था। ये अय्यर साहब ने नहीं बताया, तब संवैधानिक संस्था पर आप सवाल नहीं उठा रहे थे। जब 2002 में गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी लिगंदो साहब पे आरोप लगा रहे थे, तब संवैधानिक संस्था पे आप तब खतरे में संवैधानिक संस्था नहीं चली गई थी। जहां तक सवाल राहुल गांधी का, राहुल गांधी ने क्या मांगा चुनाव आयोग से? सीसीटीवी फुटेज मांगा, जिसका पहले अवधि 6 महीने की होती थी, उसको घटा के 45 दिन कर दिए। राहुल गांधी ने आपसे क्या मांगा? इलेक्ट्रॉनिक वोटर लिस्ट मांगा। क्या गलती किया राहुल गांधी ने? आप इलेक्ट्रॉनिक वोटर लिस्ट क्यों नहीं उपलब्ध करा देते हैं? सर कोई गलती नहीं है, बात सबूत पेश करने की हो रही है, मैं लगातार वही पूछ रहा हूँ। कोई गलती नहीं है, अगर गलत हुआ है तो वो सही होना चाहिए। ये भी है ना, बिल्कुल लोकतंत्र की खूबसूरती यही है। शेखर जी क्योंकि वो आपसे क्वेश्चन करे थे, इसलिए मैं आपको जवाब देने के लिए आमंत्रित करता हूँ। देखिए जब 2009 चुनाव के बाद जब इस तरह की जो जीवीएल नरसिम्हा राव की बात कर रहे हैं, उसके बाद से ही आप देखेंगे ईवीएम मशीन में कई सेफगार्ड लाए गए हैं। आज जो ईवीएम सिस्टम जो है और 2009 में जो था, बहुत उसमें बहुत सुधार लाए गए, काफी चीजें हुई है उसमें।
नहीं, मैं पूछ रहा था कर्नाटक में चुनाव कैसे जीते आप? जी नहीं, कर्नाटका में कैसे जीते, तेलंगाना में कैसे जीते, सवाल तो वही है ना। कैसे जीते? ऋषि जी मैं आप ही के सवाल का जवाब ले रहा हूँ, सुन लीजिए। आप थोड़ा धैर्य नहीं दिखाते हैं, अधीर हो जाते हैं आप तुरंत। जहाँ पे विपक्ष पार्टी जीत रही है जी, वहाँ पे आरपी सिंह जी वो अभी भी कह रहे हैं कि साहब राहुल गांधी अगर सब कह रहे हैं तो सबूत पेश कर रहे हैं तो उसमें दिक्कत क्या, जल्दी से जांच हो जानी चाहिए। समय थोड़ा सीमित, जल्दी से आरपी सिंह जी। नहीं, बिल्कुल सबूत पेश करें ना, इलेक्शन कमीशन के सामने जाएं, सारे सबूत पेश करें जी, शपथ पर सबूत पेश कर दें। और ये जिस किताब का रेफरेंस दे रहे हैं उस किताब, ये किताब इन्होंने पढ़ी नहीं कभी, डेमोक्रेसी एड्रेस बाय जीवन नरसिम्हा राव, पेज नंबर 17 में पढ़ी है, 2 बार पढ़ी है। ऋषि जी आप लगातार बोलते हैं, सुनते नहीं है। लिखा है उन्होंने कि हम चाहते हैं कि कागज की प्रूफ साथ में वीवीपैट हो, और आज वीवीपैट है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों मेहमानों को जुड़ने के लिए। वक्त इतनी अनुमति दे रहा इस विषय पे लगातार, क्योंकि राजनीतिक तौर से स्थिति दिखाई पड़ रही है, हंगामा होने की तो आगे भी दिखाई पड़ेगा, लेकिन आज इस विषय पे इतनी ही चर्चा। बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों का। और यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं, ब्रेक के उस पार जब वापस आएंगे तो खबर दिखाएंगे कि संसद में हंगामे के बीच में आज क्या थोड़ा बहुत विधायी कामकाज हुआ, क्या है संसद के खबर, विस्तार से नजर छोटे से ब्रेक के बाद। जब भूख सताए एमडीए ज्यादा है, सेहत और न्यूट्रिशन मिले, बॉडी क्या स्ट्रॉन्ग बने, थोड़ा खा के पेट भरे, डाइजेशन को ना दे धोखा, एमडीए सोयाबीन का चोखा, सोयाबीन बढ़िया नगेट्स, सोया चूरा और सोया चाप, एमडीए सोयाबीन असली प्रोटीन, एमडीए। Do you feel conscious while smiling? Say goodbye to your worries because an orthodontist can help you feel confident. Be it a child, a teenager or even a working professional, braces and aligners can help you get that stunning smile. Consult your nearest orthodontist. To learn more, visit the Indian Orthodontic Society's website, bracesspecialists.com. एक कपिला, अरे भाई सब एक ही जैसा होता है। ये लो साधारण पशु आहार। इस देश की हर माँ, बच्चे, बूढ़े, जवान, खिलाड़ी, डॉक्टर, इंजीनियर, सबको गाय भैंस की दूध की शक्ति पर भरोसा है। पर जब इन पशुओं को कपिला पशु आहार मिलेगा, तभी तो दूध सिर्फ ज्यादा ही नहीं, शक्ति से भरपूर भी होगा। और ये सच जानते हुए चंद पैसों के लिए तुम देश का भरोसा तोड़ दो। कपिला पशु आहार, देश का नंबर 1 पशु आहार। सुनो, एक अच्छी इंश्योरेंस पॉलिसी एआई से पूछते हैं। एक ऐसी पॉलिसी जिसमें प्रीमियम पेमेंट हो लिमिटेड पर इनकम आती रहे लाइफ टाइम। LIC का जीवन उत्सव। एक ऐसी पॉलिसी जो दे होल लाइफ इंश्योरेंस कवर भी। LIC का जीवन उत्सव। वाओ, चलो तो LIC की जीवन उत्सव पॉलिसी ही लेते हैं। मैं भी तुमसे यही कह रही थी, LIC का जीवन उत्सव। लाइफ टाइम सेलिब्रेशन मनाइए LIC के जीवन उत्सव के साथ, फ्यूचर सेट है। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। Do you feel conscious while smiling? Say goodbye to your worries because an orthodontist can help you feel confident. Be it a child, a teenager or even a working professional, braces and aligners can help you get that stunning smile. Consult your nearest orthodontist. To learn more, visit the Indian Orthodontic Society's website, bracesspecialists.com. खबर संसद से विपक्षी हंगामे के चलते मानसून सत्र के तीसरे सप्ताह में भी ज्यादा विधायी कामकाज नहीं हो पा रहा है। कांग्रेस सहित इंडिया गठबंधन के नेता SIR के मुद्दे पर चर्चा कराने के लिए लगातार मांग कर रहे हैं, तो सरकार नियमों के अनुसार किसी भी मुद्दे पर चर्चा कराने की बात लगातार कह रही है। विपक्षी शोर शराबे के बीच आज लोकसभा में मणिपुर गुड्स और सर्विस टैक्स से जुड़ा बिल हंगामे के बीच पारित किया गया, तो उधर राज्यसभा में भी तटीय पोत परिवहन बिल हंगामे के बीच पारित हुआ। बिहार में SIR के मुद्दे पर सदन के दोनों सदनों में विपक्ष का हंगामा गुरुवार को भी जारी रहा। दोनों सदनों की कार्यवाही शुरू होते ही हंगामे के चलते ज्यादा देर तक नहीं चल पाई। कार्यवाही फिर शुरू होने पर विपक्ष का वही रवैया देखने को मिला, जिसके चलते बाद में दिन भर के लिए सदन की कार्यवाही स्थगित करनी पड़ी। हंगामे के चलते लोकसभा में प्रश्नकाल भी थोड़ी देर ही चल पाया।
इस बीच विपक्ष के हंगामे पर संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा कि सरकार सभी विषयों पर नियमों के मुताबिक चर्चा के लिए तैयार है, लेकिन विपक्ष का रवैया सही नहीं है। पार्लियामेंट में वही मुद्दा चर्चा में ला सकता है जो नियम परमिट करता है। हमने बार बार कहा है कि डिस्कशन करने के लिए, डिबेट एंड डिस्कशन पार्लियामेंट में हम खुले मन से हमेशा तैयार हैं, लेकिन ऐसा चीज को लेकर के डिस्कशन करना चाहता है जो ना रूल परमिट करता है, ना पुराना हमारा व्यवस्था में इसका कोई हम उदाहरण दे सकता है। मैंने रूल्स भी कल पढ़ के बताया कि क्यों SIR को हम पार्लियामेंट में चर्चा नहीं कर सकता है। इलेक्शन कमीशन को अगर हम यहाँ में घसीट के लेके आएंगे तो चुनाव कौन करवाएंगे। दोपहर बाद हंगामे के बीच ही लोकसभा में मणिपुर गुड्स और सर्विस टैक्स से जुड़ा बिल हंगामे के बीच पारित किया गया। So we are amending the state GST bill, amending the state act by introducing this bill to replace the ordinance. So it is a constitutional necessity. दोपहर बाद राज्यसभा में संक्षिप्त चर्चा के बाद तटीय पोत परिवहन बिल हंगामे के बीच पारित हो गया। This is a very significant reform initiative under the dynamic leadership of our Honorable Prime Minister Narendra Modi ji, which has particularly unlocked the full potential of India's vast and strategic coastline, which stretches over 11,098 kilometers across 9 coastal states and 4 union territories. To support the goal of growing India's coastal cargo share to 230 million metric ton by 2030, we need a framework that minimizes regulation while maximizing facilitation of growth opportunity in coastal trade. ये बिल तटीय पोत परिवहन के बुनियादी ढांचे को मजबूत करने का काम करेगा। केंद्रीय मंत्री ने बताया कि ये विधेयक राष्ट्रीय सुरक्षा और व्यावसायिक जरूरतों को लेकर भारतीय नागरिकों के स्वामित्व वाले और उनके द्वारा संचालित भारत के ध्वज लगे जहाजों की तटीय व्यापार में सहभागिता को प्रोत्साहित करेगा। उन्होंने कहा कि मसौदा कानून में तटीय पोत परिवहन के बुनियादी ढांचे को मजबूत करने के प्रावधान है, जो जल क्षेत्र में देश की सामरिक सैन्य योजनाओं की दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है। संसद के मानसून सत्र में अभी तक बेहद कम कामकाज ही हो पाया है। विपक्ष के हंगामे के चलते बिना चर्चा के ही अहम विधेयकों को अब पारित कराया जा रहा है। मुकेश शुक्ला, शैलेंद्र मिश्रा के साथ राजेश राज, DD न्यूज, दिल्ली। और यहाँ पर एक और छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं। मम्मी, भूख लगी। ये 1 मिनट में नहीं 4 मिनट में आएगा। थोड़ा वक्त लगेगा पर सेहत को पाएगा। NDH सूजी वर्मिसेली सबका दिल आएगा। NDH सूजी वर्मिसेली, सेहत भी स्वाद भी। Do you feel conscious while smiling? Say goodbye to your worries because an orthodontist can help you feel confident. Be it a child, a teenager, or even a working professional, braces and aligners can help you get that stunning smile. Consult your nearest orthodontist. To learn more, visit the Indian Orthodontic Society's website, bracesspecialists.com. अरे ये पार्सल मेरा नहीं है सर। पुलिस वाले को झूठ बोलता है। अब तुझे पुलिस स्टेशन भी आना पड़ेगा और उसके बाद जेल। मैं एक स्कैमर हूँ। आज मैं पुलिस वाला बना हूँ और ये है मेरा शिकार। मैंने फोन करके कड़क आवाज में सिर्फ इतना कहा कि आपके बेटे के पार्सल में ड्रग्स मिली है। बस इतने में ही डर गए और इनको कर लिया डिजिटल अरेस्ट। तरह से मत करिए प्लीज सर। या तो जेल जाओ या पैसे दो। अच्छा है ना आइडिया और सेटअप। आइडिया बुरा भी है और पुराना भी। अब इंडिया जानता है कि स्कैम कॉल्स में कभी ड्रग्स, कभी किडनैपिंग की झूठी कहानियां बनाकर पैसे लूटते हो। स्कैमर्स के घिसे पिटे तरीकों को मत दो टेंशन। इंडिया स्टॉप, थिंक देन टेक एक्शन। वाह, गाय तुम्हारी माता है ना? तो पशुहार के नाम पर जहर क्यों खिलाता है? अनसन हटा, दिल से खिला, सिर्फ कपिला, देश का नंबर 1 पशु आहार। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद।
हमारी पसंद, हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। शादी का किचन महके जहां, गोल्डी किचन किंग मसाले हो वहां। गोल्डी लाई है फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश। और ब्रेक के बाद अगली खबर पे आगे बढ़ें उससे पहले बता दें बुलेटिन में अभी तक किन बड़ी खबरों से हमने आपको अवगत कराया। बात करते हैं तो चुनाव आयोग पर राहुल गांधी के जो आरोप थे उस बड़ी खबर से हमने आपको रूबरू कराया, उसके तमाम पहलुओं से भी हमने चर्चा भी की। एसआईआर पर जारी है घमासान और संसद में लगातार एक तरीके से कामकाज भी ठप है, गतिरोध भी बना हुआ है। इन तमाम बड़ी खबरों से हमने आपको रूबरू कराया। बढ़ते हैं आज की एक और बड़ी खबर की ओर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किसानों, मछुआरों और पशुपालकों के हितों को भारत सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता बताया है। उन्होंने कहा कि इन वर्गों के अधिकारों और हितों की रक्षा के लिए व्यक्तिगत रूप से कोई भी कीमत चुकाने को तैयार है। उन्होंने ये भी दोहराया कि भारत अपने अन्नदाताओं के साथ कभी कोई समझौता नहीं करेगा। प्रधानमंत्री मोदी आज नई दिल्ली स्थित ICAR पूसा में आयोजित SM स्वामीनाथन शताब्दी अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन को संबोधित कर रहे थे और उन्हें भारत में कृषि क्षेत्र को आत्मनिर्भर टिकाऊ बनाने की दिशा में प्रोफेसर स्वामीनाथन के योगदान को याद करते हुए उन्हें श्रद्धांजलि भी दी। हमारे लिए अपने किसानों का हित सर्वोच्च प्राथमिकता है। भारत अपने किसानों के, पशुपालकों के और मछुआरे भाई बहनों के हितों के साथ कभी भी समझौता नहीं करेगा। मैं जानता हूं व्यक्तिगत रूप से मुझे बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी, लेकिन मैं इसके लिए तैयार हूं। मेरे देश के किसानों के लिए, मेरे देश के मछुआरों के लिए, मेरे देश के पशुपालकों के लिए आज भारत तैयार है। भारत को आंख दिखाने की कोशिश करने वाली ताकतों को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का दो टूक जवाब। देश के हितों से समझौता न करने का संकल्प भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऐसे व्यक्ति को समर्पित कार्यक्रम के दौरान लिया जिन्होंने देश में हरित क्रांति की अगुवाई कर खाद्यान्न के मामले में देश को आत्मनिर्भर बनाया। प्रोफेसर MS स्वामीनाथन मां भारती के सपूत थे। उन्होंने विज्ञान को जन सेवा का माध्यम बनाया। देश की खाद्य सुरक्षा को, फूड सिक्योरिटी को उन्होंने अपने जीवन का ध्येय बना लिया। उन्होंने वो चेतना जागृत की जो आने वाली कई सदियों तक भारत की नीतियां और प्राथमिकताओं को दिशा देती रहेगी। MS स्वामीनाथन शताब्दी अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन के उद्घाटन अवसर पर एक स्मारक सिक्का और शताब्दी स्मारक डाक टिकट भी जारी किया। MS स्वामीनाथन शताब्दी अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का विषय सदाबहार क्रांति, जैव खुशहाली का मार्ग रखा गया है। डॉक्टर स्वामीनाथन ने वर्षों पहले ये सुझाव दिया था कि मैंग्रोव की जेनेटिक क्वालिटी को धान में ट्रांसफर किया जाना चाहिए। इससे फसलें भी जलवायु के अनुकूल बनेगी। आज जब हम क्लाइमेट एडेप्शन की बात करते हैं तो महसूस होता है कि वो कितना आगे की सोचते थे। साथियों, आज दुनिया भर में बायोडायवर्सिटी को लेकर चर्चा होती है। इसे सुरक्षित रखने के लिए सरकारें अनेक कदम उठा रही हैं, लेकिन डॉक्टर स्वामीनाथन ने एक कदम आगे बढ़ते हुए बायो हैप्पीनेस का आइडिया दिया। आज हम यहां इसी आइडिया को सेलिब्रेट कर रहे हैं। स्वामीनाथन की विरासत का सम्मान करने के लिए MS स्वामीनाथन रिसर्च फाउंडेशन और विश्व विज्ञान अकादमी ने मिलकर MS स्वामीनाथन खाद्य एवं शांति पुरस्कार की शुरुआत की। इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने इस पुरस्कार के पहले प्राप्तकर्ता नाइजीरिया के प्रोफेसर आर्डिनेले को पहला पुरस्कार प्रदान किया। उन्होंने वैज्ञानिकों से पोषण सुरक्षा सुनिश्चित करने की अपील की। डॉक्टर स्वामीनाथन से
प्रेरणा लेते हुए अब देश के वैज्ञानिकों के पास एक बार फिर इतिहास रचने का मौका है। पिछली पीढ़ी के वैज्ञानिकों ने फूड सिक्योरिटी सुनिश्चित की। अब न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी पर फोकस करने की आवश्यकता है। हमें बायो फोर्टिफाइड और न्यूट्रिशन से भरपूर फसलों को व्यापक स्तर पर बढ़ाना होगा ताकि लोगों का स्वास्थ्य बेहतर हो। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग जैसी तकनीकों को कृषि से जोड़ने का भी सुझाव दिया। उन्होंने कहा कि हमारे पास पारंपरिक कृषि ज्ञान की विरासत है जिसे आधुनिक विज्ञान के साथ जोड़कर एक समग्र कृषि प्रणाली बनाई जा सकती है। उन्होंने युवा वैज्ञानिकों और उद्यमियों से आग्रह किया कि वे किसानों के लिए नवाचार करें और भारत को ग्रीन प्रोडक्शन में अग्रणी बनाएं। ब्यूरो इनपुट के साथ अनुज यादव की रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और यहाँ पर एक और छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं। ब्रेक के उस पार जब वापस आएंगे तो खबर दिखाएंगे धराली से, जहाँ पर बौद्ध के मलबे में ऑपरेशन जिंदगी लगातार जारी है। कैसे चल रहा है राहत और बचाव का कार्य, विस्तार से नजर छोटे से ब्रेक के बाद। जब जब भूख सताए MDH याद आए, सेहत और न्यूट्रिशन मिले बॉडी क्या स्ट्रॉन्ग बने, थोड़ा खा के पेट भरे डाइजेशन को ना दे धोखा, MDH सोयाबीन का चोखा। सोयाबीन बढ़िया नगेट्स, सोया चूरा और सोया चाप। MDH सोयाबीन असली प्रोटीन। MDH। मुरली जी के फादर का कैंसर का इलाज 3 साल चला। पॉलिसी बाजार की टीम ने उनके इलाज का 1 करोड़ का क्लेम अप्रूव करवाने में पूरी हेल्प की। बीमारी में हेल्थ इंश्योरेंस ही काम आएगा। पॉलिसी बाजार पर 1 करोड़ का हेल्थ इंश्योरेंस सिर्फ 360 रुपए महीने से शुरू। इस देश की हर माँ, बच्चे, बूढ़े, जवान, खिलाड़ी, डॉक्टर, इंजीनियर, सबको गाय भैंस की दूध की शक्ति पर भरोसा है। पर जब इन पशुओं को कपिला पशु आहार मिलेगा तभी तो दूध सिर्फ ज्यादा ही नहीं, शक्ति से भरपूर भी होगा। कपिला पशु आहार, देश का नंबर 1 पशु आहार। शादी का किचन महके जहां, गोल्डी किचन किंग मसाले हो वहां। गोल्डी लाई है फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी, जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश। उत्तराखंड के धराली में आई प्राकृतिक आपदा के बाद से राहत और बचाव कार्य लगातार युद्ध स्तर पर जारी है। सेना, NDRF, SDRF, एयरफोर्स समेत तमाम राहत और बचाव एजेंसियां राहत के काम में लगी हुई हैं और लगातार ये प्रयास किए जा रहे हैं। इस बीच में CM पुष्कर सिंह धामी ने भी सुरक्षित निकले तमाम लोगों से मुलाकात की है और अधिकारियों को जरूरी दिशा निर्देश भी दिए हैं। राहत एजेंसियों को घटनास्थल पर तमाम आधुनिक साजो सामान के साथ एयरलिफ्ट किया गया है, जिसके बाद बचाव अभियान में तेजी भी देखने को मिली है। उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले में भारी बारिश और भूस्खलन से प्रभावित धराली और हर्षिल क्षेत्रों में राहत एवं बचाव अभियान युद्ध स्तर पर जारी है। नागरिक प्रशासन, भारतीय वायुसेना, ITBP और NDMA के साथ पूर्ण तालमेल में राहत कार्य चलाया जा रहा है। आपदा के बाद अब लापता लोगों की तलाशी जारी है। अभियान में तेजी आ सके इसके लिए भारतीय सेना द्वारा स्निफर डॉग आपदा क्षेत्र में भेजे गए हैं। मार्ग कई जगहों पर बाधित हैं, लिहाजा इन स्निफर डॉग को हवाई मार्ग से भेजा गया है। धराली में आई आपदा के बाद वहां मलबे का ढेर है, जिनमें कई लोगों के दबे होने की आशंका है। उन्हीं की खोज में अब प्रशासन जुटा हुआ है। सेना, आर्मी, एविएशन और वायुसेना के चिनूक हेलीकॉप्टर प्रभावित क्षेत्रों में लगातार राहत सामग्री पहुंचाने और हताहतों को निकालने में जुटे हुए हैं। सेना ने देहरादून और जोशीमठ में संयुक्त नियंत्रण कक्ष स्थापित किए हैं, जबकि धराली और हर्षिल में टीमें पूरी तरह से सक्रिय हैं। हर्षिल और उसके आसपास के इलाके में फंसे लोगों को सुरक्षित निकालने का अभियान युद्ध स्तर पर जारी है। गुरुवार सुबह तक कुल 135 लोगों को सफलतापूर्वक रेस्क्यू किया गया। हर्षिल से निकाले गए लोगों में से 100 लोगों को उत्तरकाशी जबकि 35 लोगों को देहरादून सुरक्षित भेजा गया है। रेस्क्यू किए गए व्यक्तियों को चिनूक हेलीकॉप्टर से जॉली ग्रांट एयरपोर्ट देहरादून लाया गया। वहीं 274 तीर्थयात्रियों को गंगोत्री और आसपास के क्षेत्रों से हर्षिल लाया गया। सेना, ITBP, NDRF, SDRF, पुलिस, फायर, राजस्व की टीमें सर्च तथा रेस्क्यू अभियान में जुटी हुई है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने जिले के आपदा प्रभावित क्षेत्रों से बचाए गए लोगों से मुलाकात की। मुलाकात के बाद उन्होंने कहा कि इस आपदा से बहुत नुकसान हुआ है। लोगों को बचाने के लिए युद्ध स्तर पर काम जारी है। हम लोगों का प्रयास है कि जो गगनानी से आगे सड़क मार्ग पूरी तरह से
ध्वस्त हो गया है उसको फिर से संपर्क मार्ग जोड़ा जाए, वहां पर बेली ब्रिज लगाकर जल्दी से जल्दी स्थिति वहां पर बनाई जाए। मैं आश्वासन दिलाना चाहता हूं कि हर प्रकार के रिलीफ ऑपरेशंस को पूरा किया जाएगा और इसमें सेना और इंडियन एयरफोर्स का सभी एजेंसीज के साथ मिलकर प्रयास जारी है। बचाव अभियान में सुरक्षित लौटी महाराष्ट्र के जलगांव की अनामिका मेहरा ने रेस्क्यू दलों का आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि धराली आपदा का मंजर बेहद डरावना था, लेकिन सबके प्रयास से लोग सुरक्षित वापस आ रहे हैं। जितने भी यहाँ पे मेंबर्स हैं जो सपोर्ट कर रहे हैं हमें, उनको मैं सैल्यूट करती हूँ। उन्होंने हमें वहाँ से निकाला क्योंकि हम लोग बिल्कुल पास में थे धराली के, बिल्कुल आंखों से देखी हूँ धराली ऐसे गिरते हुए। उत्तरकाशी से धराली तक रोड बनाने का काम युद्ध स्तर पर जारी है। बीआरओ के महानिदेशक ग्राउंड जीरो पर मौजूद हैं, कार्य का जायजा ले रहे हैं। धराली और हर्षिल क्षेत्रों में आपदा के बाद सरकार की प्राथमिकता प्रभावित लोगों को खोजकर बाहर निकालना और फंसे यात्रियों को उनके गंतव्य तक पहुंचाना है। वहीं सैलाब से बही सड़कों को ठीक करने पर भी प्रशासन का पूरा जोर है। ब्यूरो इनपुट के साथ नीरज सिंह और संजीव सुंदरियाल की रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे और ब्रेक के उस पर जब वापस आएंगे तो आपको दिखाएंगे खबर जल्दी जल्दी में आज कौन सी है राष्ट्रीय महत्व की बड़ी खबरें। जब खुले खुशियों का खजाना, कश्मीरी पुलाव या हो बिरयानी खाना, जब भाई बहन को हो खुशियाँ मनाना, यही तो है MDH केसर का बहाना। MDH शुद्ध केसर, खुशबू ऐसी जो दिल जीत ले। 605 बदलो बदलो आदत बदलो। बदलो बदलो आदत बदलो। अब नजदीकी बैंक जाकर फटे पुराने नोट्स बदलिए। अगर बैंक मना करे तो RBI के ओम्बुड्समैन से शिकायत करें। RBI कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद, हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया मोंगिया स्टील। शादी का किचन महके जहाँ, गोल्डी किचन किंग मसाले हो वहाँ। गोल्डी लाई है फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी, जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश। और न्यूज नाइट के अंत में आपको छोड़ जाते हैं कुछ और राष्ट्रीय महत्व की खबरों के साथ। आप देखिए इन खबरों को, मुझे दीजिए अनुमति। नमस्कार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद पूसा में MS स्वामीनाथन शताब्दी अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन किया। इस दौरान पीएम मोदी ने स्वामीनाथन को एक दूरदर्शी व्यक्तित्व बताया। पीएम मोदी ने कहा कि स्वामीनाथन का योगदान खाद्य सुरक्षा, पर्यावरणीय स्थिरता और ग्रामीण आजीविका में पीढ़ियों तक प्रेरणा देता रहेगा। राजस्थान के छिंदवाड़ा में 10 से 14 अगस्त तक प्रत्येक मंडल में तिरंगा यात्रा निकाली जाएगी। भाजपा युवा मोर्चा और महिला मोर्चा की ओर से आयोजित इस कार्यक्रम में स्वतंत्रता संग्राम से जुड़े स्थलों पर स्वच्छता अभियान चलाकर पुष्पांजलि भी अर्पित की जाएगी। न्यूज नाइट के प्रायोजक थे LIC, हर पल